नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल संसद के विशेष सत्र पर पुरानी संसद में हुई सियासत पर है। संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र की आज से शुरुआत हुई है। पुराने संसद भवन में ये 17वीं लोकसभा के विशेष सत्र की आखिरी बैठक थी। कल से नए संसद भवन में सत्र चलेगा, लिहाजा इस मौके पर पुराने संसद भवन से जुड़ी यादों पर संसद में चर्चा हो रही थी। लोकतंत्र की राह पर 75 साल के सफर को याद किया जा रहा था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में G20 की और चंद्रयान 3 की कामयाबी से शुरुआत की और 140 करोड़ भारतीयों का समृद्ध लोकतंत्र बनाने में पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सबके योगदान का जिक्र किया और उनकी सराहना भी की। लेकिन साथ ही इमरजेंसी से लेकर कैश फॉर वोट जैसी घटनाओं का भी जिक्र करते हुए लोकतंत्र के सफर की कड़वी यादों का भी उन्होंने जिक्र किया। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की बुनियाद में कांग्रेस की भूमिका की याद दिलाने के साथ ही साथ मोदी सरकार के खिलाफ तानाशाही से लेकर लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी तक के आरोप लगा दिए। दोनों सदनों में कांग्रेस के नेता 75 साल के लोकतांत्रिक सफर की यादों में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, आतंकवाद, हिंसा जैसे चुनावी मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते दिखे। जबकि दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से इस विशेष सत्र में प्रस्तावित मुद्दों और विधेयकों को लेकर संतुष्टि नहीं दिख रही है। विपक्षी दल अब इसी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग करने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार ने संसद का यह विशेष सत्र क्या 8 प्रस्तावित विधेयक पारित करने के लिए ही बुलाया है? क्या संसद के इस विशेष सत्र का इस्तेमाल 2024 के चुनावी एजेंडे को सेट करने के लिए किया जाएगा, या संसद भवन की नई इमारत में सियासत की कोई नई इबारत लिखने की बड़ी तैयारी है? ऐसे तमाम सवालों पर पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। We laid a tryst with destiny at the stroke of the midnight hour. संसद के जिन इमारतों के बीच 8 दशक पहले भारत के समृद्ध लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी थी, आज उन दरों दीवारों को अलविदा कहने का वक्त था। नए भारत में संसद की नई इमारत में कामयाबी की नई इबारत लिखने का मौका था। इस सफर की यादों के पन्ने पलटने लगे तो जिक्र लोकतंत्र के प्रहरियों से लेकर पुरखों तक हुआ। पीएम मोदी ने जब यादों का पिटारा खोला तो उसमें नेहरू से लेकर शास्त्री तक और इंदिरा से लेकर नरसिम्हा राव तक के योगदानों की यादें थी। वो सुखद यादें जिन पर पूरा सदन तालियां बजा रहा था। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही। नेहरू जी के योगदान का गौरव गान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए? लोकतंत्र के इस सफर के स्मृतियों में सब कुछ अच्छा ही नहीं था। पीएम मोदी ने बांग्लादेश युद्ध के लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की तो इमरजेंसी का भी जिक्र किया, परमाणु डील की तारीफ की तो कैश फॉर वोट का भी जिक्र किया। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था। न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के इस मंदिर के महत्व और भारत में इसकी ताकत को याद करते हुए अपने संसद भवन प्रवेश का जिक्र भी किया, जब उन्होंने इस भवन में पहला कदम रखा था। आज उस संसद भवन में सत्र के आयोजन का आखिरी मौका था, तो 75 वर्षों की यादें समेटे विपक्षी दल भी पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए पुरानी स्मृतियों पर मौजूदा सियासत के हालात भारी दिखे। नेहरू नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे सारे ने ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे।
1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में ये देश के लिए बनाया इसरो। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी। पुरानी संसद में आखिरी दिन भी नई सियासत के नए पन्ने खुलते रहे। संसद के पटल से 2024 के चुनाव के एजेंडे का इशारा भी मिल रहा था। सरकार G20 में कामयाबी का जिक्र कर रही थी, विपक्ष संसद में तानाशाही की शिकायतें कर रहा था। सरकार चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र कर रही थी, विपक्ष इसरो की स्थापना में नेहरू का योगदान गिना रहा था। सरकार 370, OROP, GST, EWS, आरक्षण की कामयाबी का जिक्र कर रही थी, विपक्ष नोटबंदी, नागरिकता संशोधन और किसान कानून याद दिला रहा था। सरकार छोटे सत्र में ऐतिहासिक फैसलों का प्रण दिखा रही थी, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का संकट गिना रहा था। सरकार नए भारत में उमंग और विश्वास की बात कर रही थी, विपक्ष मणिपुर, जम्मू कश्मीर की याद दिला रहा था। मतलब संसद की पुरानी इमारत भले छूट गई हो, नए भारत में संसद का नया भवन भले ही तैयार हो गया हो, लेकिन पॉलिटिक्स की पुरानी रीति कायम है और अच्छे बुरे हर मौके पर चुनावी सियासत की रवायत भी कायम है। आज तक ब्यूरो। संसद का विशेष सत्र 24 का घोषणा पत्र किसके लिए बनेगा? पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस पठान जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, आप प्रवक्ता हैं LJP के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, TMC के सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी जी, नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त स्टूडियो में आपसे भी बहुत सारे सवाल होंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ देर में होंगे प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सभी से बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक चल रही थी। पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी के साथ ये बड़ी बैठक की जा रही थी। फिलहाल खबर ये निकलकर सामने आई है कि JP नड्डा के साथ इस बैठक में अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है शाम 6:30 बजे। ये बड़ी बैठक आज शाम 6:30 बजे, अब से कुछ ही देर के बाद, 1.5 घंटे के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा की भी बैठक हुई थी। इस बैठक के जरिए क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अपने आप में अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है शाम 6:30 बजे, उसमें क्या फैसला लिया जाता है, ये जो सत्र है उसको लेकर क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? कई ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत गौरव भाटिया जी आपसे ही कर लेते हैं। आप G20 और चंद्रयान 3 की उपलब्धियां गिना रहे थे, इसके साथ ही और भी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई, लेकिन बार बार विपक्ष की ओर से सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से राज्यसभा में तो यह कह दिया गया कि आप बीते 70 सालों में पूछते हैं कि क्या किया हम लोगों ने, तो हमने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है जो मौजूदा सरकार नहीं करती है। ये आरोप आप पर लगाए गए हैं, इस पर क्या है प्रतिक्रिया? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, विपक्ष ने क्या कहा, आलोचना करी, सरकार को घेरने का प्रयास किया, इस पे बात पे आएंगे। पहले जो बड़ी बात है, आज एक भावुक पल था हर भारतीय के लिए, और जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पर भाषण दिया तो उन्होंने जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया, उनका वो भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जब भारत को आजादी मिली थी जी, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जब अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश आगे जाना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया, इंदिरा गांधी को याद किया गया। मैं समझता हूं ये एक स्वर्णिम पल था हमारे लोकतंत्र के लिए जी। स्वर्णिम इसलिए था क्योंकि आज जो हम सत्ता में हैं, हमारी
जो योगदान है, नरेंद्र मोदी जी ने बताया किस तरह से चंद्रयान 3 सफल हुआ। G20 की जो अध्यक्षता करी है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है, वो जैसे बांग्लादेश बना वो, तो ये दिखाता है कि हर व्यक्ति और हर दल की भूमिका भारत को मजबूत लोकतंत्र बनाने में रही है। मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आप याद करिए जब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था तो स्पेशल सेशन बुलाने पे विपक्ष कह रहा था कि इसकी जरूरत क्या है जी। लेकिन हमें समझना होगा कि 75 वर्ष आजादी के और उसके बाद एक नई जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की वो हमें मिली है, ठीक है। लेकिन कुछ यादें हर व्यक्ति हर दल की है। और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने आज गागर में सागर भर दिया अपने शब्दों से। हमने देखा कैसे वो भावुक भी हो गए थे जी। दूसरी बात एक और मैं उठाना चाहूंगा, देखिए चित्रा जी, आज जो विपक्ष कहता था कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपने देखा एक सकारात्मक चर्चा कैसे हो सकती है। जरूरी नहीं है कि माइक तोड़े जाएं, डेस्क पे खड़ा हुआ जाए, अध्यक्ष के ऊपर कागज और फाइल फेंके जाए ना। आज माइक कोई बंद हुए, जो गलत आरोप पहले लगाए जाते थे पूरा समय दिया गया। खड़गे जी बोले राज्यसभा में, अधीर रंजन चौधरी जी बोले लोकसभा में। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र जीवित भी है और मजबूत भी है। और राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। ठीक है, वारिस पठान जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, गागर में सागर भरने का काम प्रधानमंत्री ने आज अपने शब्दों में किया है। 75 साल की उपलब्धियों में पंडित नेहरू से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, तमाम प्रधानमंत्रियों के नाम लिए और ये कहा कि लोकतंत्र अगर आज मजबूत है और हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है तो सभी का योगदान है इसमें। तो आज पीएम का भाषण अच्छा लगा और आज तो किसी का माइक भी बंद नहीं हुआ, जैसा कि गौरव भाटिया जी बता रहे हैं। और स्वस्थ लोकतंत्र में बहस कैसे हो सकती है, बातचीत कैसे रखी जा सकती है, उसका आज उदाहरण पुरानी संसद के आखिरी दिन देखने को मिला है। पठान साहब, देखिए चित्रा जी, पिछले 1 महीने से लगभग हम सुन रहे हैं कि स्पेशल सेशन रखा गया 18 तारीख से 22 तारीख तक। फिर उसके अंदर बीच में कुछ बात आई कि शायद 1 नेशन 1 पोल की बात होगी सोर्सेज के थ्रू। उसके बाद पता चला कि इंडिया को भारत कर देगा। फिर पता चला यूनिफॉर्म वो चेंज करने वाले। आज प्रधानमंत्री ने वहां कर आके बात करी G20 के ऊपर। प्रधानमंत्री ने 70 साल 75 साल का जो कुछ था पार्लियामेंट का सब कुछ बता दिया। मगर मुझे हैरानी एक बात की ये हो रही है चित्रा जी, 4 दिन पहले अनंतनाग राजौरी के अंदर हमारे 3 जवान शहीद कर दिए गए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें कर्नल था, एक मेजर था। जब पुलवामा का अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल आंख दिखाई थी, हम ये कर देंगे, 56 इंच का सीना दिखा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन आज इतने बड़े भाषण के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी एक 30 सेकंड के लिए उन हमारे जवान जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि या तो अल्फाज कंडेमनेशन के कर दिए होते तो क्या जाता, उसके ऊपर नहीं किए। बात नंबर 2, हम पहले से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत के अंदर घुस चुका है, उसके लिए आप एक 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाइए, उस पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री जी 5 दिन का सेशन बुलाए लेकिन उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। चीन के सामने 56 इंच ठंडा पड़ जाता है, लाल आंख ठंडी पड़ जाती है, तो 5 दिन के सदन के अंदर करेंगे क्या? इन्होंने कहा पहले क्वेश्चन आवर नहीं होगा, फिर कहा 0 आवर नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री ने आके अपनी ये पे बात रख दी। अब नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला, अच्छा है नया बिल्डिंग करिए आप, लेकिन बिल्डिंग बनाए के अंदर मुद्दे कौन से उठाएंगे ये तो बताइए। क्या हमारे जो देश के जवान शहीद हो गए उनके बारे में एक अल्फाज कंडेमनेशन का किया जाएगा? उनकी डेथ के ऊपर क्या 2 अल्फाज बोले जाएंगे? क्या चीन के ऊपर वहां पर बात की जाएगी? क्या वहां पर बेरोजगारी महंगाई जो बढ़ती जा रही है देश में, क्या उसके ऊपर कोई बात होगी? तब जाके फायदा होगा ना। मैं जवाब ले लेती हूं। वरना फायदा क्या होगा? सिर्फ अपने नाम के ढोल बजाओ, अपनी तारीफ, एक चाय वाला स्टेशन से यहां तक पहुंच गया, ये हो गया। अरे ये सब तो पिक्चर क्या कब तक दिखाएंगे? वो दीवार पिक्चर में भी था, बच्चन आज इतना बड़ा बिल्डर बन गया। पिक्चर डायलॉग नहीं चलेगा, काम एक्शन का टाइम है यहाँ पर। ओके, गौरव भाटिया जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। देखिए ऐसा है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि ओवैसी जी से सीखते हुए मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे कि जो 4 जवान जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे।
क्योंकि ये राजनीतिक गिद्ध जो है इनकी तो आदत है। मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज है आप ही के चैनल की, उसमें ओवैसी जी ने ये कहा है 7 मरे उसमें 5 कश्मीरी मुसलमान कहा गए वफादारी पर शक करने वाले हैं। तो ये लोग तो वो राजनीतिक गिद्ध है जो लाशों का धर्म ढूंढ लेते हैं। और चित्रा जी, हमारी वीर सेना को सलाम है जिन्होंने धाराशायी किया उन आतंकियों को, जिसने बुरी नजर देखी हमारे जवानों की तरफ। और पूरा देश, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी और भाजपा और हर नागरिक खड़ा हुआ है ये जो शहीद हुए हैं हमारे भाई, उनके परिवारों के साथ। लेकिन ओछी घटिया राजनीति अगर रजाकार करेंगे तो दिक्कत होगी। आज जो चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि जो स्पेशल सेशन आया है वो स्पेशल सेशन में AIMIM केवल हिंदू मुस्लिम देख पाई और कोई कुछ वक्तव्य देने के लिए इनके पास नहीं था। हमारे 3 जवान शहीद हो गए ना देश के, उसके ऊपर तो अल्फाज नहीं है आपके मुंह में कि आप उनके लिए ये बोलो 2 अल्फाज। नाम एक का बताओ, चलो चुनौती देता हूँ, एक का नाम बताओ, एक का नाम, एक का नाम बताओ। चित्रा जी पूछिए, नाम बताइए, चलिए नाम बताओ। इधर उधर की बात नहीं, बीजेपी को नहीं मिला था। हम तो कह रहे हैं उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अच्छा, एक सवाल है मेरा, एक सैनिक का नाम बताओ, एक सैनिक का नाम बताओ। नहीं पता, देखा मैं तो मेरे देश के तीनों सैनिकों की बात कर रहा हूँ ना, तीनों, एक कर्नल था, एक मेजर था, हमारा सिपाही था। अरे तुम्हें एक का नाम नहीं पता है? बोलते तो क्या मुझे अफसोस है कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए। हाँ, नहीं, नाम तो बहुत है, आपको अल्फाज नहीं उसमें डेप्यूटी एसपी हुमायूं भट्ट है, मेजर आशीष है, कर्नल मनप्रीत सिंह है, तुम्हें पता ही नहीं। शहीद हो गए 3 और शर्म आनी चाहिए। वाहवाही सुनने की। मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, एक सेकंड सर, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं मुझे लगता है कि जिस पर सियासत से बचना चाहिए। ठीक है, उनमें से सेना की जवान हमारे एक हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण, उस पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। संगीत रागी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन धर्मवीर जी पहले आपसे शुरुआत करते हुए स्टूडियो में प्रधानमंत्री की ओर से जो तमाम बातें कही गई हैं उसका तो दिल खोलकर आप लोगों को वेलकम करना चाहिए। बार बार ये कहा जाता था कि वो नेहरू जी को लेकर अक्सर सियासत करते हैं, इंदिरा गांधी को लेकर सियासत करते हैं, आज तो उनकी ओर से तारीफ की गई है जैसा कि बीजेपी बता रही है और सबने सुना भी है। बिल्कुल, तो वेलकम करेंगे उनके इस भाषण का। चित्रा जी देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों को लगभग याद किया और मैं प्रधानमंत्री जी की बात से पहले परम पूज्य बाबा साहब को नमन करना चाहूंगा, जो उन्होंने एक भारत के सशक्त संविधान को लेकर के जो संसद में प्रस्तुत हुआ, जिस संसद ने, पुरानी संसद ने दलितों के, ओबीसी के हक अधिकारों के लिए आरक्षण में जो व्यवस्था बाबा साहब ने की उसको लागू किया। इस असमानता की धुरी पर, कसौटी पर कसने पर प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार ने जो आर्थिक असमानता थी उसको दूर करने के लिए 10% आरक्षण में स्वर्ण समाज के लोगों को जो आर्थिक असमानता के दूर करने के लिए जो आरक्षण लागू किया उसका भी मैं स्वागत करूंगा। और इस संसद से जो एक नए विश्व गुरु बनने की भारत जो अग्रसर हुआ है, चाहे वो चंद्रयान के रूप में हुआ हो और चाहे वो अभी पूरे संसार में देखा गया कि कैसे जो है बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने आकर के इस भारत के लोकतंत्र की मजबूती को सराहा। तो ये भारत की लोकतंत्र की मजबूती है, संसद की मजबूती है, सांसदों की मजबूती है, 140 करोड़ लोगों की मजबूती है और भारत के संविधान की मजबूती है। और मैं आशा करूंगा आने वाली सरकारों से कि जो भी सरकार इस देश में काबिज हो वो दलितों के, शोषितों के, वंचितों के जो हक अधिकार हैं, उनके जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, उनको वो मिले और इसी परिपाटी पर भारत विश्व गुरु बने, भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। धारा 370 को भी हमारी पुरानी संसद ने समाप्त किया था, जो एक ऐतिहासिक कदम था, जो बाबा साहब भी चाहते थे। तो इसी परिपाटी पर भारत आगे बढ़े, लोकतंत्र मजबूत हो, ठीक है, यही शुभकामनाएं मेरी। लेकिन अगर संसद की गौरव गाथा को लेकर आगे बढ़ना था तो कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर सरकार की उपलब्धियां क्यों गिनाई गई? OROP का जिक्र उसमें किया गया, 1 नेशन 1 टैक्स का जिक्र किया गया, जिस 10% आरक्षण का आप बात कर रहे हैं, गरीबों को आरक्षण दिए जाने की बात कही गई। तो ये कहा जा रहा है दरअसल पुरानी संसद के बहाने 24 का एजेंडा भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब जो बातें यहां पर धर्मवीर जी गिना रहे हैं
वो तो उपलब्धियां बता रहे हैं कि पीएम ने सभी का नाम लेकर बहुत अच्छी पहल की है और इसका हर जगह स्वागत होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है तौसीफ खान साहब? देखिए चित्रा जी, ये हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा आलोचना की गई है कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। वो उन्हें उपलब्धि गिनानी चाहिए कि उनके राज्य में जी ऑर्डिनेंस कितने पास किए गए और डिबेट करके पार्लियामेंट ने बिल लॉ कितने लेकर के आए। उन्हें वो उपलब्धि बताना चाहिए, लेकिन उन्हें तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम पीआरएस लोकसभा सेक्रेटेरिएट की डेटा को देखेंगे, 2021 तक का डेटा है कि 7 साल में 76 ऑर्डिनेंस बीजेपी मोदी सरकार ने बनाए और 10 साल में यूपीए ने 61 बनाए थे। तो इनका ऑर्डिनेंस के जरिया, यानी कि डिबेट के रास्ते से हट करके ऑर्डिनेंस के जरिया कानून को पास कर देना, ये इनकी आदत रही है। आप देखिए कि फार्म लॉ में क्या हुआ, 1 साल तक वो कानून नाफिज किया उन्होंने, उसके बाद उस कानून को विड्रॉ कर लिया, जबकि लगभग 200 किसान हमारे प्रोटेस्ट में मारे गए। इतने लोगों को अपनी बलिदान देनी पड़ी एक काला कानून को वापस लेने के लिए। तो लोकतंत्र का जो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आप किसी के ऊपर में कोई कानून थोपेंगे नहीं, आप डिस्कशन करेंगे, डिस्कस करके आपसी सहमति बनाएंगे और उसके बाद कानून को पास करेंगे। तो वो तो ऐसा नहीं करते आए। हमारे पार्लियामेंट का जो तरीका रहा है आजादी के बाद से, आप अगर जोड़ेंगे कि डिस्कशन होने के बाद ही कानून आते हैं, ये तो एक बहुत ही अहम मुद्दा, लेकिन मोदी जी उस पर बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हर उस मुद्दे पे बात करेंगे जहां पे वो उनकी प्रशंसा की जाए, जहां पे उनकी वाहवाही की जाए, लेकिन जो असली मुद्दा है उससे वो भाग जाते हैं। सोनिया गांधी ने डिमांड किया कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दीजिए। पार्लियामेंट में 75 साल हो गए आजादी को, ये पेशकश एक जमाने से चले आ रही है। तो वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लगा दे, वो तय कर दे, फिक्स कर दे कि हाँ पार्लियामेंट में इतनी सीट जो है महिलाओं के लिए हम रिजर्व करते हैं। बिल्कुल। वो क्यों नहीं करते? वो और इस बात पे उन्हें तो भाषण देना चाहिए ना। वो इस बात पे भाषण नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ चाहिए शोमैन। वो आएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन असल मुद्दा जिससे देश की जनता को असर पड़ता है, गरीबों को असर होता है, असल मुद्दा पे वो वैसे भी मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पर हर एक दलों को एक जैसी राय रखनी चाहिए। और सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है जो बीजेपी गिनाती है कि राज्यसभा में 13 तारीख के बाद से जो महिला डिप्टी स्पीकर होंगी 50% डिप्टी चेयरमैन उनको रखा जाएगा, उनको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। संगीत रागी जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं उनके सवालों पर, क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण की मांग की जा रही है, क्यों नहीं दे देती आपकी सरकार उसको? उस बिल को लेकर आइए। आज खुद सोनिया गांधी जी की ओर से अधीर रंजन चौधरी से इस बारे में रिक्वेस्ट की गई और फिर उन्होंने अपनी बात रखी सदन के भीतर। क्या दिक्कत है महिला आरक्षण? यदि श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके साथ की जो पार्टी है वो इसके मामले पर गंभीर होते तो यूपीए काल में विमेन आरक्षण बिल को वो ले आते, लागू कर देते। 10 साल उनके पास था। दूसरी बात, अभी उन्होंने बड़े तड़के में उन्होंने एक लोकसभा को और प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में यदि वाकई उनकी संवेदना होती तब ये क्यों लोकसभा में आरक्षण बिल लाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक जो विशेष सत्र है, कहीं लोकसभा का आरक्षण बिल, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल ला जाएगा तो हम जो इनिशिएटिव है वो हमारे हाथों से छिन जाएगी। अब सरकार लाती है तो लगेगा कि हमने देखिए दबाव बनाया और ले आया, लेकिन लेकिन देखिए वो नैरेटिव काम करने वाला नहीं है। दूसरी बात आपको बोल देता हूं। दूसरी बात, अभी कहा जाता है कि भाई ये ऑर्डिनेंस से काम किया है। सबको मालूम है कि ऑर्डिनेंस की लंबी आयु नहीं होती है, आपको संसद में जाना पड़ता है। तीसरी बात जो है वो बहुत साफ कह दें, इस विपक्ष के बहस से भागा कौन? यदि किसान आंदोलन बिल था तो बहस से भागा कौन? विपक्ष भागा। आप सारे मुद्दे पर विपक्ष भाग रहा है। कभी भी तर्क और तथ्य के साथ आप जब लड़ाई नहीं कर पाते हैं, संसद में आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं, तो आप जमीन का रास्ता चुनते हैं। हम रेल रोक देंगे, हम रोड रोक देंगे, हम पूरी सड़कों से दिल्ली को जाम कर देंगे, अमुक जाम कर देंगे। आखिर किसान बिल जो है वो आपके संसद में ही पास हुआ था ना, संसद से बाहर तो पास नहीं हुआ था। सवाल तो पूछेगा ना आप लोगों से। एक बात देखिए,
सवाल तो पूछना ही है। और एक बात कही गई कि कंसेंसस, मुझे तो आज तक मैं तो भारतीय राजनीति का छात्र हूं, मुझे एकदम 10 सेकंड खत्म करूंगा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा है कि कंसेंसस से सारे कानून बनाए हैं। यहाँ यदि कंसेंसस से होता तो वोटिंग क्यों होती साहब? ठीक है धीरेन्द्र जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे लेकर चलते हैं आपको। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? क्या इस ऐवान को हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? स्पीकर साहब, मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने सही कहा था, अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट बुलाते थे टैक्स बढ़ाने के लिए। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सच साबित कर दिया। स्पीकर सर, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था, चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है सर, आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की नाक, कहीं ये जमहूरियत कमजोर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है सर। आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उस पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। स्पीकर साहब, आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नहीं इसी को सीधे लोकसभा से आप सुन रहे थे धीरेन्द्र कुमार जी, वो कह रहे हैं कि पिच नहीं, गेम बदलना पड़ेगा। और उसके बाद की लाइनें भी आपने सुनी, प्रतिक्रिया आपकी धीरेन्द्र कुमार जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, इनके प्रवक्ता को भी सुन रहा था और ओवैसी साहब को भी सुन रहा था। अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2 शब्द प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में नहीं बोले उन वीर सपूतों के लिए। आज वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी स्वयं जाके भट्ट साहब के घर में उनके पिताजी जो रिटायर्ड डीआईजी हैं उनके आंसू पोंछ रहे हैं, उनके कंधे थपथपा रहे हैं। आपके नेता या आप में से कोई लोग अगर इस्लाम चिल्लाते हैं, उस नाते भी अगर चले जाते तो शायद देश के लोगों को अच्छा लगता। अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, और वो भी दिन मुझे याद है। छोड़िए इन बातों को, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। आज नया संसद भवन बना, ये लोग चिल्ला कर जो भी हैं, कुछ लोगों ने तो यहां तक विपक्ष के लोगों ने उसको ताबूत तक कह डाला था। तो इन लोगों को कितनी नैतिकता इन लोगों की गिरी हुई है, ये देश के लोग जान रहे हैं। खुद अपनी आज एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है नया सदन, और निश्चित तौर पर देश के राजनीति में कुछ बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। चित्रा जी, इसको याद रखिएगा। क्या होगा? देश आज बहुत, क्या होगा ये तो देखिए हमारा बताना अभी उचित नहीं है, लेकिन लोकतंत्र जैसे मजबूत होते आ रहा है और मजबूती की ओर जाएगा, देश और सशक्त होगा। और इन लोगों को भी बाद में समझ में आती है, विपक्ष के लोगों को। ये लोग तो बस, आप लोग अगर कुछ चला देते हैं सूत्र पर, बस ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं। वो वाली कहावत है ना कि कोई बोल दे कि आपका कान कौवा लेके जा रहा है, तो ये लोग कौवे के पीछे दौड़ते हैं। क्योंकि देश से इनको प्रेम है नहीं। जितने लोगों ने आज वहां पे अपने सदन में स्पीच दिए, मैं अधीर रंजन जी को भी सुन रहा था, मैं खड़गे साहब को भी सुन रहा था, कोई कुछ नहीं, उनकी बातों में बस वही नफरत की बू आ रही थी। अरे कम से कम देश के लोकतंत्र के साथ तो आपको नई दुश्मनी रखनी चाहिए ना। देश के लोगों ने आपको तो विपक्ष के नेता के रूप में भी नहीं वहां पे भेजा था। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार है कि आपको विपक्ष की कुर्सी दे करके और अपनी आंखों को आलोचना समालोचना सुनने के लिए आपको तैयार रखा है। लेकिन आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। आज एक बहुत अच्छे दौर से देश गुजर रहा है, नए फैसले हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है,
G20 में देश दुनिया में नाम मेरा बढ़ा ठीक है। और एक नई संसद भी मिली है। मैं उस लिए भी लोगों को बधाई देता हूं। ठीक है सर, ओके। नई संसद में उम्मीद यही कि कामकाज भी ज्यादा से ज्यादा हो, पक्ष विपक्ष के लोगों की ज्यादा आवाज सुनाई दे। और पिछले सत्र में हम सब ने देखा था कैसे हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सत्र नजर आया था। कम से कम नई संसद में ऐसा नहीं हो, क्योंकि आम आदमी का जो टैक्स का पैसा है वो पानी की तरह बहता हुआ चला जाता है। इस तरह की हम सब उम्मीद कर रहे हैं। धर्मवीर जी, आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से अपनी बात कहिए। गौरव जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं आपके पास। मैं चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि अभी माननीय मोहन भागवत जी का बयान पिछले दिनों आ रहा था कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो देश में लागू रहेगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करूंगा और प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि उन्होंने तो जम के तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। उन्होंने जो है जाटों के आरक्षण के लिए अपने निवास पर बुला करके कहा था कि आपको हम आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं किया। तो उसको लागू करें और जो दलितों के बैकलॉग के पर पूरे देश में खाली पड़े हुए हैं राज्यों की सरकारों में, उस पर ऐसा सख्त कानून बनाएं कि दलितों को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में की थी, प्रतिनिधित्व की, वो 100% लागू हो सके। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील है प्रधानमंत्री जी से। बाबा साहब अंबेडकर के वाटर पॉलिसी का भी जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। उनको भी इसका श्रेय देते हुए तमाम उपलब्धियां गिनाई गई हैं। लेकिन जो आपने सवाल उठाए हैं गौरव भाटिया जी, इनकी बातों पर आप जवाब दे दीजिए। और इसके पहले जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला है उस पर भी गौरव भाटिया जी। बिल्कुल, पिच और गेम की बात कर रहे थे। भारत की जनता ये मानती है कि ओवैसी जी, हाँ, मैं एक एक करके क्रमवार तरीके से उत्तर देता हूं। ओवैसी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, वो बैरिस्टर नहीं है, शरियास्टर है। और मैं आपके चैनल पे जो उनकी दो मुखी बातें हैं उनको उजागर करता हूं। सबसे पहले वो बात कर रहे थे संविधान की, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान में अनुच्छेद 44 में है, तो विरोध क्यों करते हैं ओवैसी जी, ये भी बता दें। वो बात करते हैं जो पिछड़े समाज से व्यक्ति आता है, SC, ST, OBC, मैं पूछना चाहूंगा AMU में क्या आरक्षण की बात करेंगे ओवैसी जी? AMU में तो SC, ST, OBC को आरक्षण मिले, ये वो नहीं गुहार लगाते हैं। मतलब अपनी जो संविधान की शपथ ली है उसी को तार तार करते हैं। तीसरी बात, ये लोग क्या बात करेंगे समानता की? चित्रा जी, ट्रिपल तलाक याद है आपको? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह गैर संवैधानिक है और नरेंद्र मोदी जी कानून लाए और उसको अपराध बनाया। यही ओवैसी जी छाती पीट के कह रहे थे कि देखिए हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है। महिला अस्मिता की इन्हें चिंता नहीं थी, इसलिए उनका जो भाषण होता है उसमें सिर्फ शब्द होते हैं, उसकी आत्मा नहीं होती है, संविधान की मूल भावना नहीं होती है, बस वो एक भाषण दे देते हैं। दूसरी बात आप देखिए, आज खड़गे जी जब बोले उन्होंने 2 सेल्फ गोल करे थे। पहला सेल्फ गोल, राहुल गांधी कहते हैं चित्रा जी डेमोक्रेसी भारत में मर चुकी है, वो भी विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं। खड़गे जी ने आज कहा अपने भाषण में हमारी वजह से डेमोक्रेसी टिका हुआ है, डेमोक्रेसी टिका है। मतलब अगर डेमोक्रेसी टिका है और आप श्रेय ले रहे हैं तो राहुल गांधी जो बोलते हैं विदेशी धरती पे उनको गलत बता रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने एक शेर सुना दिया था चित्रा जी, जो एक और सेल्फ गोल था। उन्होंने कहा बदलना है तो हालात को बदलो, नाम बदलने से क्या होगा। और पूरे संसद में ठहाके लग रहे थे क्योंकि घमंडिया ने अपना नाम ही तो बदला है, चरित्र थोड़ी ना बदला है। तो खड़गे जी को ये तो पता होना चाहिए जो वो शेर सुना रहे हैं वो तो घमंडिया और कांग्रेस पार्टी पे लागू है कि यूपीए में इतने घोटाले हुए कि आपने अपना नाम बदल लिया क्योंकि यूपीए नाम से लोगों को केवल भ्रष्टाचार, वंशवाद और सांप्रदायिक राजनीति मिलती थी। तीसरी बड़ी बात चित्रा जी, आपको साधुवाद है। साधुवाद आपको इसलिए है चित्रा जी, आपको पता है कि 14 एंकर्स को बॉयकॉट किया गया है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, जिस चैनल की एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रकार आप हैं, उस चैनल ने उन 14 पार्टियों को और उनके लीडर के भाषणों को बॉयकॉट नहीं किया। आज तो एक समय ये था आज तक पे जब खड़गे जी का भाषण चल रहा था दाहिने पे और बाएं पे अधीर रंजन चौधरी का चल रहा था। मतलब लोकतंत्र जीवित है और विपक्ष की अपनी भूमिका है जिन्हें इन्हें निभाना चाहिए। मुद्दों की बात कर लेते हैं, ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मुद्दों की बात कर लेते हैं।
लोकतंत्र ज्यादा बड़ा है। एंकर यहाँ पर मुद्दा नहीं है, मुद्दा वो तमाम इश्यूज जिनको लेकर चर्चा की जाएगी उसी पर रहते हैं गौरव भाटिया। ठीक है, बिल्कुल नहीं रहते हैं, इस पर नहीं रहते हैं। देखिए ठीक है, इसमें चूंकि मैं एक पक्ष हूँ गौरव भाटिया जी, ये सही नहीं होगा, प्लीज आपसे गुजारिश है। इसमें मैं चूंकि एक पक्ष हूँ तो मुझे लगता है इस पर कोई डिबेट नहीं, प्लीज गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी बहुत जरूरी नहीं बहुत जरूरी बात। गौरव भाटिया जी प्लीज आपसे गुजारिश है, क्या नया लेकर आ रहे हैं आप विशेष सत्र में, उसके बारे में बताइए ना, क्या नया लेकर आ रहे हैं? क्या पिच है और क्या गेम है जो असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों से पूछ रहे हैं? देखिए, ऐसा है जो खिलाड़ी हिट विकेट होता है वो इस तरह के बयान देता है, गेम चल रहा है। ठीक है, अरे लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सारे सांसद जाएंगे, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उससे पहले जो हमारी 75 वर्ष की एक पूरी जर्नी रही है, जो हम लोगों ने स्थापित किया है लोकतंत्र को, उसके याद करते हुए सबको श्रेय दिया और ये एक भावुक पल था। अब अगर इसको कोई गेम समझे तो मैं समझता हूँ वो एक नौसिखिया खिलाड़ी है। ठीक है, वारिस जी इसका जवाब देंगे, लेकिन तौसीफ खान साहब पहले तो वो नाम का जिक्र करते हुए जो नए गठबंधन का नाम आप लोगों की ओर से दिया गया है और अलग से दूसरे संदर्भ में शेर सुना रहे थे उस समय विपक्षी नेताओं की ओर से, एक के बाद एक शेर भी सुनाए गए, कई नेताओं की ओर से फिल्मी डायलॉग भी बोले गए, उनकी बातों पर जवाब दीजिए कि नाम बदलने से क्या होता है? पुराने कामकाज का जिक्र तो उन नेताओं के चेहरे के साथ किया ही जाएगा। तौसीफ खान साहब देखिए, अगर आप पुराने पार्लियामेंट के फंक्शन को नरेंद्र मोदी के दौर से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि इसमें कंपैरिजन को कोई सवाल ही नहीं है। वो उस जमाने का दौर था जब लोगों ने बलिदान दिया और इसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी में देश के आजाद स्ट्रगल्स में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के स्ट्रगल में बलिदान दिए लोगों ने कांग्रेस की लीडरशिप में, और उसके बाद जाकर के वो ट्विस्ट फॉर डेस्टिनी का जो नेहरू जी का स्पीच था वो दिया गया, उसको हम याद कर सकते हैं, बिल्कुल हम याद एक नॉस्टैल्जिया के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नरेंद्र मोदी उनको याद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कोई बड़ा तीर मार लिया हो, इसका कोई माने नहीं बनता। आप परफॉर्मेंस अपना रिकॉर्ड दिखाइए कि आपके 9 साल के दौर में आपने पार्लियामेंट को मिसयूज किया है या पार्लियामेंट को यूज किया है लोगों के भलाई में। कितने कानून आपने, कितने डिबेट आपने लोगों की भलाई में किया है जो देश की जनता को जिससे मायने रखता है। आपने तो नोटबंदी करवा दिया, आपने तो काला कानून पास करा दिया, आपने एनआरसी का तहलका मचा दिया, आपने सीए का तहलका मचा दिया। लोगों को परेशान करने के अलावा आपने किया ही क्या है? ठीक है, एक तरफ आप लोगों को परेशान करते हैं, दूसरी तरफ अपने मुंह में जो है अपनी तारीफ करवाते हैं और कुछ करवाते नहीं। भाई डेमोक्रेसी तो ऐसे नहीं चलता ना। आप देखिए कि ईडी, सीबीआई जितने भी लोग हैं सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही क्यों है? ठीक है, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं है? मैं जवाब इनका एक्शन सिर्फ अपोजिशन में क्यों होता? ठीक है, संगीत रागी जी, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। ईडी, सीबीआई से लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि अपनी ही तारीफ करवा के खुद खुश हो जाइए, इससे क्या होता है? देखिए, एक शेर से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। वक्त कहाँ मिलता है रुककर। अरे सर अब नहीं, मेरे बारे में बोला गया और दूसरे लोग को पूछ रहे हो, ये किधर की बात आ गई? ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो बोलने दो, सबको बोलने दो, मैं सुनूंगा बैठ के। बोलो भाई, बोलो संगीत रागी, बोलो। आप बता दीजिए, चलिए कौन से पिच और गेम की बात कर रहे हैं, उसके बाद बोलिए वारिस पठान साहब, आपके नेता ने जो बातें उठाई थी उसी पर मुझे जवाब लेना था। वारिस जी, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, बोल लीजिए आप, कौन सी पिच है, क्या गेम है, बताइए। नहीं, जो उन्होंने बात की उसमें तो बताया ना, अनाड़ी है, खिलाड़ी है, क्या क्या बोल दिया, उसके बारे में मैं खामोश तो नहीं बैठूंगा ना। अरे ये अनाड़ी लोग क्या जानेंगे, खेल का मतलब क्या है, ये अनाड़ी है, इनको खिलाड़ी का मतलब क्या मालूम है, गेम का मतलब क्या मालूम है, पिच का मतलब क्या मालूम है इन लोगों को। बस मैं जुबान ही बोलते गए, कुछ नहीं होता इससे। अरे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है संसद, पार्लियामेंट,
वहां पर फैसले होते हैं, कानून पास होता है देश हित में। लोग लाखों वोट देकर अपने अपने प्रतिनिधियों को वहां पर भेजते हैं ताकि वो जाए अपने अपने लोगों की बात रखे, फैसला हो, हक और इंसाफ हो। डेमोक्रेसी में हम जीते, संविधान के दायरे में रहकर वहां पर बात होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट ने यही कहा ना कि आप पीच चेंज करोगे, लेकिन अगर इस तरह का रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करोगे, संविधान को मजबूत नहीं करोगे, तो फायदा क्या होने वाला है वहां पर जाके? आप तो बस अपनी वाहवाही बटोरने जा रहे हो। G20 में ये हो गया, वो हो गया। अरे संसद में कितने फैसले आपने लिए, तो फ्लॉप हो गए। आपने फार्मर के बिल के ऊपर तो कितना बड़ा रॉन्ग फैसला ले लिया था। नोटबंदी का फैसला कहां लिया था आपने? संसद में लिया था। नोटबंदी का फैसला तो रात को 8 बजे आके आपने अनाउंस कर दिया, कल से सब नोट बंद। 2 साल तो आप उसको नहीं चला सके, आप देश क्या चलाएंगे आगे? चलिए बताइए। यही बात तो आपके नेता बोल कर गए, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं सर। ठीक है, अब बाकी लोगों की भी बारी। ठीक है, उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। हमने उन्होंने जितना बोला उसका एक बड़ा हिस्सा चलाया है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। संगीत रागी जी। एक शेर मुझे याद आता है, वक्त कहाँ मिलता है रुककर अपने से दो बात करें, औरों की कहते सुनते हैं, अपने से कुछ कहें सुने। 75 साल के भारतीय लोकतंत्र की यात्रा को वाकई में सोचने की जरूरत है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या सोचा था और हम कहाँ आकर के पहुंचे हैं। इस यात्रा में खट्टे अनुभव भी रहे हैं, मीठे अनुभव भी रहे हैं। और एक भी आप कहेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने हृदय से ये कहा है। जब वो प्रधानमंत्री संग्रहालय बन रहा था तो किसी भी प्रधानमंत्री को छोटा करके दिखाने की कोई, सबने आप यदि उस संग्रहालय में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, और तभी हम आज आकर के यहाँ पर खड़े हैं। रही बात कि जब आप बार बार आप आरोप ही लगाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि विशेष सत्र का आयोजन जो है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेतृत्व हैं जो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स बात करते हैं। तो वही तो पूछा जा रहा है कि क्या आने वाला है, और वो बताया क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी छिपाने की क्या जरूरत है? देखिए, आपको याद है, विपक्ष आप लोगों से सवाल कर रहा है। 5 अगस्त 2019 में जब 370 खत्म किया गया था, और 20 में राम मंदिर का पूजन हुआ, मैं तो ये मानता हूं कि भारत की आजादी के पश्चात 1971 में जो बांग्लादेश विजय है, उसके बाद सबसे बड़ा कोई साहसिक निर्णय हुआ है, सबसे बड़ा, तो 370 का खात्मा हुआ है। भारत के अंदर जो इस्लामिक आतंकवाद की एक बागीचा पल रहा था, वहां के सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा चलाया जा रहा था, उस पर एक करारा प्रहार हुआ है। और भारत का ट्रू इंटीग्रेशन जो पटेल के बाद उन्होंने इंदिरा जी की तारीफ भी की है। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात कर दीजिए। ठीक है सर, जिस चीज को छोड़ा था कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में। गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग कमेंट। धन्यवाद। देखिए, आप वारिस पठान से पूछ रहे थे इनकी पिच क्या है। इनके पास पिच है ही नहीं, इन सबके पास केवल किचकिच है। और ये भूल गए कि ओवैसी जी का बयान है कि संसद में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। ये ओवैसी जी ने कहा है और किसी ने नहीं। आज संसद कर रहे हैं। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा, आज पुरानी संसद के आखिरी सत्र के आपको बताते चले कि जिस तरह की चर्चा हुई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि सभी ने, पक्ष वाले ने विपक्ष को सुना, विपक्ष वालों ने पक्ष को सुना। लेकिन नई संसद से जब कार्रवाई की शुरुआत होगी एक नई ऊर्जा के साथ, तो उस समय भी क्या सुचारू तरीके से कार्रवाई चल पाएगी आगे, और क्या कुछ बड़ा करने वाली है सरकार, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।